एक लीडर ने कहा कि हम देश नहीं बिकने देंगे। बात यह है कि देश नहीं बिकने देंगे का मंशा ये था कि हम देश नहीं टिकने देंगे, हम बैंक नहीं टिकने देंगे, हम प्राइवेट दोस्तों के लिए बैंक नहीं टिकने देंगे, यूनिवर्सिटी नहीं टिकने देंगे, हॉस्पिटल नहीं टिकने देंगे। हम इस देश के एक एक पब्लिक एसेट्स को जो है वो अपने दोस्तों के हाथ में हैंडओवर कर देंगे और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इस देश के जो लोग हैं जिनको बेसिक फैसिलिटी देना सरकार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से अपना पल्ला झाड़ लेंगे। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन ने क्या रोल प्ले किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि एजुकेशन लेना हमारा राइट टू लाइफ के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में हम जो सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे हम नमक खरीदते हो, तेल खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, कलम खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, हम कुछ भी जो खरीदते हैं उसके ऊपर हम सरकार को टैक्स देते हैं। जिस तरीके से अंबानी और अदानी इस देश के टैक्स पेयर हैं, उसी तरीके से इस देश का जूता सिलने वाला, शिक्षक की नौकरी करने वाला, दुकान चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, किसान, मिडिल क्लास, वो भी टैक्स पेयर है। और उसके जो टैक्स के पैसे हैं उसको खर्च करने की सरकार की प्रायोरिटी क्या है? सरकार की प्रायोरिटी ये है कि पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल और कॉलेज हैं वो बंद हो जाएं और प्राइवेट सेक्टर में आपके पास पैसा है तो पढ़िए, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। अगर आपके पास फीस देने के लिए पैसा है तो आपका बच्चा स्कूल जाएगा, अगर आपके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। सवाल यह है कि टैक्स हर कोई देगा और उस टैक्स के पैसे से लाभ किसको मिलेगा? हम दो और हमारे दो। हम दो मतलब इस देश के दो बड़े नेता और उनके जो प्रिय दो अमीर दोस्त हैं, उनको लाभ मिलेगा। आप देखिए कि पेंडेमिक के दौरान क्या रिजल्ट आए हैं हमारे सामने। पेंडेमिक के दौरान इस देश के भीतर हर कोई, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, जहां था वहां से उसकी आमदनी, उसका जो इनकम है वो नीचे चला गया है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा उठा करके देखें तो 7% अनएम्प्लॉयमेंट था पेंडेमिक से पहले, और पेंडेमिक के दौरान 20% तक अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया है। पेंडेमिक के दौरान ही हमने देखा कि किस तरीके से माइग्रेंट लेबर को हजार किलोमीटर, थाउजेंड्स किलोमीटर दे हैड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय फुट, बाय बाइसिकल। और आज जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं उनके पास एजुकेशन नहीं है, जो लोग एजुकेशन एफोर्ड कर रहे थे लगातार उनका इनकम कम हो रहा है। अगर मैं आपको प्राइवेट, पहले तो सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए, अगर प्राइवेट कॉलेज का भी मैं आपको डेटा दूं और जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में, जनरल कोर्सेज में लगातार एडमिशन कम होते जा रहे हैं। मतलब लोगों की एफोर्डेबिलिटी नहीं रह गई है कि लोग जो हैं वो प्राइवेट एजुकेशन को प्राप्त कर सके। तो ये कैसी साजिश है? एक तरफ आपने पहले पब्लिक सेक्टर को बदनाम किया, जैसे बैंक को बदनाम किया, और पब्लिक सेक्टर को बदनाम करके आपने पब्लिक सेक्टर को बंद किया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, इस पॉलिसी के तहत आपने पब्लिक सेक्टर को तबाह किया, प्राइवेट सेक्टर को आपने जो है चीजें हैंडओवर की। और आज प्राइवेट सेक्टर की हालत यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अपने बेसिक फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उसको एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य की तरफ आना चाहता हूँ। अभी पेंडेमिक हुआ है, सब लोगों ने पेंडेमिक में क्या हालत हुई है उसको झेला है। पेंडेमिक ने आज हम लोगों के सामने ये चैलेंज पैदा किया है कि प्राइवेट सेक्टर अकेले इस देश के लोगों की स्वास्थ्य की समस्याओं को, हेल्थ के प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकता है। आप देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे। 60,000 रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन को खरीदने के लिए लोगों ने पे किया। 50-50 हजार रुपए एक ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेने के लिए लोगों ने पे किया, फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, फिर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिला, फिर भी आईसीयू में बेड नहीं मिला, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिले और लाखों लोगों की जान चली। आप देखिए कि हालत यह है कि शमशान घाट में लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं थी, लकड़ी नहीं थी, और मुर्दे जो हैं, डेड बॉडीज जो है वो नदियों में तैर रहा था। ये हाल स्थिति आज हमारे सामने हुई है।
एजुकेशन को तबाह होते हुए हमने पहले दिया, और प्राइवेटाइजेशन की माला जपने वाले जो लोग हैं उन्होंने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा खर्च करने के बाद जो है लोगों को बेड नहीं मिला, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, और पैसा खर्च करके जो लोग इलाज कराए आज उनकी हालत ये है कि इलाज कराने के चक्कर में लाखों रुपया उनके ऊपर कर्ज हो चुका है। ये जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी दरअसल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, दरअसल यूथ के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए नहीं था। ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी इस देश के पब्लिक सेक्टर को तबाह करके उनके संसाधनों को, उनके रिसोर्सेज को अपने दोस्तों की टोकरी में और उनकी झोली में भर देने के लिए पॉलिसी लाई गई थी। हम मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर की कई समस्याएं हो सकती हैं, हम मानते हैं कि परफॉर्मिंग का क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल आप मुझे बताइए, उसके बारे में सोचिए आप, कि आपके हाथ में यदि कोई जख्म हो जाए, कोई घाव हो जाए, आपका शरीर यदि बीमार हो जाए तो आप उसका इलाज कराते हैं, आप उसको पॉइजन नहीं दे देते हैं, आप उसको मरने का इंजेक्शन नहीं दे देते हैं। आपके हाथ में अगर जख्म हो गया तो आप हाथ काट करके नहीं फेंक देते। ये कौन सी पॉलिसी है कि बैंकिंग सेक्टर आज के डेट में एनपीए के प्रॉब्लम को जूझ रहा है। एनपीए के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बजाय, सही तरीके का पॉलिसी फ्रेमवर्क लाने की बजाय, कंज्यूमर को, बैंकिंग सेक्टर को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के बजाय बैंकिंग सेक्टर को तबाह करके अपने दोस्तों के प्रति सरकार फ्रेंडली हो रही है। बड़े बड़े जो एनपीए हैं, आप उसको उठा करके देखिए कि वो एनपीए किनका है, वो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का एनपीए है। ये वही कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने के लिए चंदा देती हैं, जिनके पैसे पे इस देश के नेता हेलीकॉप्टर पे चढ़ करके घूमते हैं। इसीलिए जब वो सरकार में आते हैं तो उस एनपीए को रिजॉल्व करने की बजाय आज वो बैंक को ही समाप्त कर रहे हैं। और बैंक की हालत ये हो गई है कि डेली बेसिस पे सस्टेन करने के लिए वो लगातार जो है अपने कंज्यूमर से पैसे वसूल रही है। अगर आप एटीएम रखेंगे तो आपको सर्विस चार्ज देना है, 5 बार से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको सर्विस चार्ज देना है, अगर आप चेकबुक लेंगे तो आपको अलग से पैसा देना है, पासबुक लेंगे तो अलग से पैसा देना है। इस तरीके से कस्टमर वर्सेज बैंकिंग ये सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है कि कल को बैंक अगर बिक जाए तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन बतौर यूथ मैं ये समझता हूं कि ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी इस देश को तबाह करने के लिए है, इसीलिए इस देश के यूथ को बैंक को बचाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा और उनको ये समझना पड़ेगा कि आज अगर पब्लिक सेक्टर के बैंक समाप्त हो गए तो जो आम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, जो थोड़ी बहुत सुविधाएं उनको प्राप्त होती है, वो सुविधा भी उनको मिलना बंद हो जाएगा। और वही स्थिति पैदा होगी कि अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के स्कूल और कॉलेज बंद हो गए तो आम लोगों को एजुकेशन मिलना बंद हो गया। उसी तरीके से अगर पब्लिक सेक्टर के बैंक बंद हो जाएंगे तो आम लोगों के जीवन की जो गारंटी है, उनके जो कैपिटल की सिक्योरिटी है, वो कैपिटल की सिक्योरिटी चली जाएगी। कोई इसका जवाबदेह नहीं होगा। बार बार बैंक पॉलिसीज को क्लिष्ट बना करके लोगों को दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है। आप देखिए कि आजकल टीवी पे अक्सर जो है वो डिजिटल करेंसी का प्रचार आता है, बिटकॉइन का प्रचार आता है। ये फ्यूचर हो सकता है कि डिजिटल करेंसी हो, लेकिन उस करेंसी की गारंटी किसके पास में होगी? इस देश में जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया तो उसके पीछे क्या तर्क था? तर्क तो यही था कि जो आम लोग हैं उनको महाजनों की जो सूदखोरी की व्यवस्था है उससे उनको बचाया जा सके, उससे उनको निकाला जा सके और आम लोग अपने सेविंग्स को बैंक में रखें और वो सेविंग्स पे उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले और उनके पास उन पैसों की गारंटी हो कि कल को अगर बैंक नहीं दे पाएगी तो सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी, आरबीआई उसकी जिम्मेवारी लेगी। इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्यों खत्म किया गया है? इसलिए खत्म किया गया है कि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहे, कोई पूछने वाला नहीं रहे, कोई सवाल करने वाला नहीं रहे। और ये जो बेशर्मी आज हम देख रहे हैं कि लाखों लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए और सरकार आकर के कहती है कि ऑक्सीजन के बिना किसी की जान नहीं गई है। मतलब जब सरकार की ही कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो पब्लिक सेक्टर की क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी? प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इस देश के एजुकेशन को तबाह किया गया,
इस देश के हेल्थ सेक्टर को तबाह किया गया और आज इस देश के बैंकिंग सेक्टर को तबाह किया जा रहा है। और इस संबंध में हम सब लोगों को एक मुश्त ये राय बनानी चाहिए कि बैंकों को बचाने का सवाल इस देश को बचाने का सवाल है। इस देश के पब्लिक सेक्टर के स्कूल और कॉलेज को बचाने का सवाल इस देश को बचाने का सवाल है। इस देश के डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज को बचाने का सवाल इस देश को बचाने का सवाल है, क्योंकि देश के नागरिकों से बनता है। और हमने इस पेंडेमिक में देखा है, कुछ लोगों को लगता था कि हमारे पास पैसा है तो हम जो है फोर्टिस में जाकर के इलाज करा लेंगे, हमारे पास पैसा है तो हम मैक्स में जाकर के इलाज करा लेंगे। वैसे ही लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा है तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, हमारे पास पैसा है तो हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे, हमारे पास पैसा है तो 3-4 करोड़ में लंदन में जाकर के हम घर खरीद लेंगे और वहां की नागरिकता ले लेंगे। उन तमाम साथियों और दोस्तों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि देश जब बचता है, देश जब आगे बढ़ता है, देश की जब सुरक्षा होती है, उसकी जब गारंटी होती है, उसके लिए कोई अकाउंटेबल होता है, तभी आप भी सुरक्षित रहते हैं। जिस तरीके से एनार्किज्म इस देश के अंदर आज पैदा हो रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते जिस तरीके से अमीर और गरीब के बीच में डिस्पैरिटीज बढ़ रही है, जो 2-3 लोग हैं वो रिच से सुपर रिच हो गए हैं और 98% पॉपुलेशन जो इस देश की है वो गरीब हो गई है। ऐसे हालत में हम लोगों को एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, हम लोगों को एक अकाउंटेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है और हम लोगों को अकाउंटेबल पब्लिक सेक्टर की जरूरत है। जो बड़ी आबादी है, उस आबादी की जो राइट टू लाइफ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको सुरक्षित किया जा सके, उसको बचाया जा सके। और मैं समझता हूं यूथ के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है बतौर नागरिक, एज ए सिटीजन, अपने सिटीजनशिप को बचाना और उनका जो राइट टू लाइफ है, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है और एम्प्लॉयमेंट है, उसको लेकर के सजग होना। यही प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इस पॉलिसी फ्रेमवर्क के चलते इस देश को लूटा गया है। और एक पॉपुलर, बड़े मशहूर अर्थशास्त्री ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश इंडिया से कॉर्पोरेट इंडिया के रूप और ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया से कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ हमारी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर रही है, इस इकोनॉमी में इस देश के आम लोगों का भी स्टेक हो, हम भी उसके स्टेक होल्डर बने और हमारी मजदूरी की, हमारा मिनिमम वेज का, हमारा एम्प्लॉयमेंट का, हमारे एजुकेशन का और हमारे हेल्थ की गारंटी हो। ऐसी सरकार बने। और इस लड़ाई में चाहे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आज लड़ रहे हो एमएसपी के लिए, चाहे एआईबीए लड़ रहा हो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में, एनपीए के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, या यूनिवर्सिटी के भीतर स्टूडेंट्स लड़ रहे हों फी हाइक के खिलाफ, इस सारे मूवमेंट को हमको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी लड़ाइयां अलग अलग सेक्टर की लड़ाई नहीं है, एकजुट होकर के ये देश को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में बतौर यूथ हम एआईबीए के साथ हैं। और ये जो यूनियन, राइट टू यूनियनाइज, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस राइट के साथ हम एआईबीए के साथ खड़े होते हैं।